मौसम का हाल मध्य प्रदेश का जान लेते हैं। आज से शुरू हुआ है नौतपा और 2 जून को खत्म होगा नौतपा। 9 दिनों तक पड़ती रहेगी भीषण गर्मी। तो देखिए, जहां भीषण गर्मी का दौर लगातार जारी है, भट्टी की तरह तमाम प्रदेशों में आग बरस रही है आसमान से, उसी बीच अब आज से 9 दिन के लिए और भीषण गर्मी का दौर चालू हो गया है। आज से नौतपा शुरू हो गया है जो कि 2 जून को खत्म होगा। वहीं अगर बात करूं छत्तीसगढ़ के मौसम की, तो छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी का दौर लगातार जारी है। रायपुर में पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा, वहीं दुर्ग में तापमान 43 डिग्री के पार पहुंचा। 3 दिनों में कुछ जगहों पर हो सकती है बारिश, ऐसे भी आसार जताए जा रहे हैं। लेकिन यही खबर है छत्तीसगढ़ से भी कि प्रदेश में भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक छत्तीसगढ़ में अगले 3 दिनों तक गर्मी से मिलेगी थोड़ी राहत, वर्षा हो सकती है। तेज अंधड़ बारिश और बादलों के कारण दिन का तापमान कम रह सकता है, लेकिन लगातार जो है गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है छत्तीसगढ़ में भी। रायपुर, प्रदेश की राजधानी की अगर मैं बात कर लूं, तो तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है और वहीं दुर्ग में तापमान 43 डिग्री के पार पहुंचा है। इस खबर पर अपडेट्स ले लेते हैं। मेरे सहयोगी अनमोल तिवारी रायपुर से जुड़ गए हैं, वहीं हमारे ब्यूरो चीफ श्याम सिंह तोमर जुड़ गए हैं। श्याम जी, सबसे पहले आपका रुख करूंगी। मध्य प्रदेश में लगातार गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है, ऐसे में नौतपा की शुरुआत के साथ क्या कुछ दिक्कतें बढ़ सकती हैं? देखिए, बड़ी बात और बड़ी समस्या ये है कि 46 डिग्री टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है राजगढ़ में, और इसके अलावा कम से कम 10 जिले ऐसे हैं जहां पर 43 से 45 डिग्री के बीच टेम्परेचर है। कहीं ना कहीं इधर भारतीय मान्यता जो नौतपा को लेकर है वो आज से शुरू हो रही है और अगले 10 दिन 9 दिन जो है यही स्थिति रहने वाली है। उधर मौसम विभाग भी अलर्ट जारी कर चुका है। निमाड़ हो, मालवा हो, मध्य का जो ये क्षेत्र है वो हो, या फिर जो है ग्वालियर चंबल का इलाका हो, तीखी और भीषण गर्मी पड़ेगी। एहतियात बरतना ही होगी, जरूरत नहीं होने पर बाहर नहीं निकलना है और अपने डॉक्टर से लगातार संपर्क में रहना अगर कोई समस्या होती है तो। जी बिल्कुल, छत्तीसगढ़ के मौसम का भी हाल जान लेते हैं। अनमोल मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अनमोल, छत्तीसगढ़ के मौसम का हाल क्या कहता है? थोड़ी बहुत राहत की खबर मिलती नजर आ रही है? देखिए अंजलि, आपने जो कहा ना कि आग जैसे बरसती है ना, उसी तरीके से इस समय जो है गर्मी बरस रही है, और सही कहा आपने। और कुछ इसी तरीके का देखिए छत्तीसगढ़ में भी माहौल है। राजधानी रायपुर की मैं बात करूं तो 40 डिग्री पहुंच चुका है पारा। वहीं अगर दुर्ग की बात करूं तो 43 डिग्री पार पहुंच चुका है। और अब जब नौतपा शुरू हो गया है तो उम्मीद ये है कि ये जो 40 और 43 का आंकड़ा है ये कहीं 45 के पार ना हो जाए। ये डर है। और देखिए, सबसे समझने वाली बात ये है अंजलि की नौतपा होता क्या है। देखिए, अभी जो सूर्य है वो पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है और इसकी वजह से सूर्य की जो किरणें हैं वो डायरेक्ट अभी पृथ्वी पर पड़ती है, जो बहुत बड़ी चुभन महसूस कराती है लोगों को। सुबह 7 बजे से ही जो है सूर्य की किरणें लोगों को चुभनी शुरू हो गई है। हाँ बिल्कुल, आप बता रहे हैं कि नौतपा होता क्या है, तो हम भी दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आखिर क्या होता है नौतपा। देखिए, 9 दिन तक चलने वाला एक चक्र होता है और इस दौरान सूर्य और पृथ्वी के बीच सबसे कम दूरी होती है। नौतपा हिंदू मान्यता की तरफ से ये माना जाता है कि ये 9 दिन तक चलने वाला चक्र होता है और इस दौरान सूर्य और पृथ्वी के बीच सबसे कम दूरी होती है। सूर्य की किरणें सीधे धरती पर पड़ती है और नौतपा में सूर्य प्रचंड मुद्रा में रहते हैं। नौतपा में सबसे ज्यादा गर्मी और लू चलती है और इसीलिए ये सबसे ज्यादा मुश्किल वक्त गर्मी के मौसम का होता है। ये होता है नौतपा। साथ ही साथ आपको ये भी बता देते हैं कि नौतपा का धार्मिक महत्व क्या है। नौतपा का धार्मिक महत्व की अगर मैं बात करूं तो 25 मई को सूर्य लगभग 3:15 बजे रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। वहीं 8 जून को लगभग 1 बजे तक रोहिणी नक्षत्र में रहेंगे। शुक्ल पक्ष में आद्रा नक्षत्र से 9 नक्षत्र तक रहता है और रोहिणी नक्षत्र के स्वामी चंद्रदेव होते हैं। ये धार्मिक महत्व नौतपा का हम आपको समझा रहे हैं। चंद्रदेव सूर्य के प्रवेश करने पर सूर्य के प्रभाव में आ जाते हैं। तो हमने आपको बताया कि
कि आखिर इसका धार्मिक महत्व क्या है, हमने आपको ये भी समझाया कि आखिर नौतपा होता क्या है। मेरे साथ लगातार बने हुए हैं हमारे ब्यूरो चीफ श्याम सिंह तोमर और अनमोल तिवारी भी। श्याम जी, नौतपा हमने समझा, इसका धार्मिक महत्व भी है, लेकिन कुल मिलाकर बात यही है कि और भीषण गर्मी देखने को मिल सकती है। ऐसे में मध्य प्रदेश में मॉनसून कब दस्तक देगा? देखिए, लगातार हम यही तो कि वो जो फुहारें कब जो राहत की होंगी वो कब आएंगी, तो ये औसत निकल के आया है 15 जून से लेकर 20 जून के बीच मध्य प्रदेश में मौसम दस्तक दे देगा। दक्षिण से शुरुआत होगी और उससे पहले छत्तीसगढ़ के लिए ज़्यादा बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ में हमारे यहाँ से पहले मानसून आ जाएगा। जी बिल्कुल अनमोल, छत्तीसगढ़ में लेकिन राहत मिलने वाली है ना? बारिश होगी वहां पे, ऐसे आसार जताए जा रहे हैं मौसम विभाग की तरफ से। हाँ बिल्कुल अंजलि, कुछ ऐसे जगह हैं, अगर खासकर मैं बात करूं कि बस्तर के अंदरूनी इलाकों में वहाँ बारिश हो सकती है, ऐसी संभावना है। और अंजलि, एक तथ्य मैं आपको ये भी बता दूं, मान्यताएं ऐसी है कि नौतपा में जितनी भीषण गर्मी पड़ती है बारिश उतनी ही ज्यादा होती है। तो अब देखने वाली बात होगी, निगाहें इस बात पर रहेंगी कि जब मानसून आएगी तो बारिश इस बार किस तरीके से होती है और कितना राहत देती है लोगों को। और छत्तीसगढ़ में देखिए 15 जून तक जो है मानसून पहुंच सकता है, मौसम विभाग का यही अनुमान है। जी बिल्कुल, तो मानसून का इंतजार सभी को है। ऐसे में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मौसम का हाल बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। तो देखिए, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मौसम का हाल तो हमने जाना, लेकिन हाय गर्मी ये तेरा कैसा सितम। उत्तर भारत के अधिकतर राज्यों में गर्मी ने ऐसा कहर बरपाया है कि लोग गर्मी के इस सितम से बचने के तौर तरीके ढूंढ रहे हैं और आने वाले दिन भी कुछ ऐसे ही रहने वाले हैं। क्या है पूरा मामला, क्या रहने वाला है, समझते हैं इस रिपोर्ट से। हाय गर्मी ये तेरा कैसा सितम, और कितना कहर बरपाएगी, कब तक हमें ऐसे रुलाएगी। हाय गर्मी ये तेरा कैसा सितम, ये कोई कविता या शायरी नहीं है, ये आवाज है उत्तर भारत में रहने वाले लोगों की। गर्मी ने उत्तर मध्य और उत्तर भारत में ऐसा सितम ढाया है कि लोग अपने घर से बाहर निकलने से भी घबरा रहे हैं। मौसम विभाग ने भारत के 7 राज्यों में 5 दिन हीट वेव का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। राजस्थान में तो रात का तापमान 30 डिग्री से भी ज्यादा है। उत्तर भारत के अधिकांश राज्यों में तापमान 40 से 46 डिग्री तक पहुंच गया है। लेकिन चलिए इससे पहले आपको ये बता देते हैं कि ये गर्मी अगले 5 दिन किन किन राज्यों को झुलसाने वाली है। दरअसल 7 राज्यों में गर्मी को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। ये 7 राज्य हैं दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात। बाड़मेर में तापमान लगातार तीसरे दिन 48 डिग्री के पार रहा और इसी गर्मी के सितम के चलते ही राजस्थान के सरकारी अस्पतालों के सभी डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। वहीं यूपी के गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा के सभी स्कूलों में कक्षा 9 से 12वीं तक के बच्चों के लिए छुट्टी का ऐलान कर दिया है। इस गर्मी के चलते आम जनता को कौन कौन सी परेशानी हो रही है, एक बार उस पर भी नजर डाल लेते हैं। दरअसल भीषण गर्मी से कई राज्यों और जिलों में पानी का संकट गहरा गया है। गर्मी की वजह से बिजली की मांग भी बढ़ी है, तो वहीं हीट वेव के कारण सब्जियों और दालों की कीमत में 40% तक की महंगाई आ गई है। और इस भीषण गर्मी को देखकर तो यही लग रहा है कि आने वाले कुछ महीनों में महंगाई और भी बढ़ने वाली है। अब इस चिलचिलाती धूप के बीच आपको एक और खबर दे देते हैं। बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर बनने से चक्रवाती तूफान रेमल तैयार हो रहा है। यह 26 मई को पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश से टकराएगा। केरल और पश्चिम बंगाल में समुद्री तटों के आसपास के शहरों में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का अनुमान है। इसके अलावा उड़ीसा, अंडमान और निकोबार, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और लक्षद्वीप में भारी बारिश के भी आसार हैं और केरल में अगले 2 दिन तक बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। और देखिए, छत्तीसगढ़ के कोयला घोटाला से जुड़ी एक अपडेट निकलकर सामने आ रही है। ईओडब्ल्यू की टीम ने निलंबित आईएएस रानू साहू के भाई पीयूष साहू को गरियाबंद से गिरफ्तार किया है। ईओडब्ल्यू की टीम पिछले 4 दिन से पीयूष पर नजर रखे हुए थी, लेकिन जब ईओडब्ल्यू की टीम पीयूष को गिरफ्तार करने पहुंची तब पीयूष ने भागने की कोशिश की, जिसके बाद ईओडब्ल्यू की टीम ने कड़ी मशक्कत कर पीयूष को गिरफ्तार कर लिया और उसे अपने साथ लेकर रायपुर के लिए रवाना हो गए। मैं आपको बता
बता दूं कि ये कोयला घोटाला का पूरा मामला है, जहां पर ईओडब्ल्यू ने रानू साहू और सौम्य चौरसिया को गिरफ्तार कर लिया है। तमाम और भी लोगों को गिरफ्तार किया है, निलंबित है रानू साहू, और ऐसे में रानू साहू का भाई पीयूष साहू भी अब पुलिस की गिरफ्त में है। वहीं देखिए, मध्य प्रदेश में डिफेंस इनोवेशन एंड डेवलपमेंट विंग की तैयारी हो रही है, जिससे प्रदेश में आर्थिक, तकनीकी और सामाजिक विकास की नई संभावनाओं को साकार करने में मदद मिलेगी। लोक सूचना अधिकारी डॉक्टर अनिल कोठारी से खास बातचीत की भोपाल ब्यूरो चीफ श्याम सिंह तोमर ने। सुनवाते आपको। साल 2047 तक भारत विकसित होना चाहता है, लेकिन ये राह आसान नहीं है। इसके लिए प्रयास करने होंगे। इसमें प्रधानमंत्री मोदी इनिशिएटिव ले रहे हैं। वो प्रयास कर रहे हैं कि इसमें कंधे से कंधा मिलाकर चलें राज्य। सर, आपका स्वागत है। सर, बताएं आखिर ये पहल क्या है? नमस्कार सर। ये भारत सरकार की रक्षा विभाग के अंतर्गत टेरिटोरियल आर्मी, जो कि इनोवेशन के लिए आर्मी की जितनी भी ज़रूरत है इनोवेशन बेस्ड, उनको पूरे करने के लिए काम करती है। सारे लोगों के साथ मिलके, उनके साथ मिलके पहली दफ़े संभवतः पूरे भारत में किसी एक संस्था के भीतर, मध्य प्रदेश काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के भीतर, वो अपना इनोवेशन एंड डेवलपमेंट विंग, आर्मी इनोवेशन एंड डेवलपमेंट विंग स्थापित करने जा रहे हैं। और उसमें आइडिया ये है कि उनके लिए रिसर्च वाले कार्य, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कार्य और उनकी जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, उनके टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन, हमारे रिसर्चर, हमारे स्टार्टअप, हमारे जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, वो सब किस तरीके से मिलके उनको प्रोवाइड करें। तो ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है जहां बहुत सारे स्टेक होल्डर्स मिलके और इस आर्मी इनोवेशन एंड डेवलपमेंट सेल में काम करेंगे। विज्ञान जो है वही देश की प्रगति का आधार बनेगा। विज्ञान जो है वही विकसित भारत का सपना पूरा करेगा। श्याम सिंह तोमर, कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ, मैपकास्ट परिसर से। तो देखिए, विकसित भारत का ये संकल्प है और ऐसे में मध्य प्रदेश भी विकास की तरफ बढ़ रहा है। बात कर लेते हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव की। देखिए, एमपी में चुनाव खत्म होने के बाद अब मुख्यमंत्री एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। सीएम ने गृह, स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा और कृषि विभाग की बैठक ली और कामकाज की समीक्षा की। उन्होंने तेज आवाज में बजने वाले लाउडस्पीकर को लेकर डीजीपी को फटकार लगाई। वहीं कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस ऑफिसर्स को फटकारा है। सीएम मोहन यादव ने कहा कि खाद की कालाबाजारी कहीं भी ना हो, ये ऑफिसर्स सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि खरीफ की फसल के लिए सभी जगहों पर पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध करवाए जाएं। तो ये अब लगातार एक्शन मोड में सीएम डॉक्टर मोहन यादव आ रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं, कृषि क्षेत्र में और कानून व्यवस्था पर भी शिकंजा कसता हुआ दिख रहा है सीएम डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से। और देखिए, एक बड़ी खबर मिल रही है। मॉनसून से पहले रायपुर में प्रशासन ने बनाया है कंट्रोल रूम। रायपुर में 24 घंटे होगा संचालन। बाढ़ और इमरजेंसी होने पर मिलेगी मदद। बचाव और राहत व्यवस्था के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। बाढ़ और इमरजेंसी जैसी स्थिति में मैं आपको बता दूं हेल्पलाइन नंबर क्या है। 0771241323 पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो देखिए, भीषण गर्मी पड़ रही है, लेकिन जल्द ही ये मौसम विभाग की तरफ से जानकारी है कि 15 जून को मॉनसून दस्तक दे सकता है छत्तीसगढ़ में। ऐसे में प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है पहले से ही। मॉनसून से पहले रायपुर में प्रशासन ने बनाया है कंट्रोल रूम। रायपुर में 24 घंटे तक होगा ये संचालन। और देखिए, बाढ़ और इमरजेंसी होने पर मदद मिलेगी। बचाव और राहत व्यवस्था के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया है प्रशासन की तरफ से। बाढ़ और इमरजेंसी जैसी स्थिति में आप हेल्पलाइन नंबर 0771241323 पर संपर्क कर सकते हैं। और अब आपको एक अनोखी खबर बताते हैं। देखिए, व्रत और उपवास करते तो आपने बहुत से लोगों को देखा होगा, लेकिन हम आपको ऐसे शख्स से मिलवाते हैं जो करीब 3 साल से सिर्फ जल पर जीवित है। कैसे ये व्यक्ति बिना खाए पिए जिंदा रह रहा है, समझिए इस पूरी रिपोर्ट में। व्रत और उपवास के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। आपने सुना होगा लोग अपने लिए और अपनों के लिए व्रत रखते हैं, लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे तप और त्याग की एक ऐसी दास्तां जिसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे।
ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जो 1-2 महीने से नहीं बल्कि करीब 3 साल 7 महीने से अन्न का दाना खाए बिना जीवित है। ये व्यक्ति ना तो कोई फल खाता है और ना ही किसी भी तरह के भोजन का सेवन करता है। चलिए अब सस्पेंस खत्म करते हुए आपको बताते हैं भैया जी सरकार के बारे में। भैया जी सरकार करीब 3 साल 7 महीने से नर्मदा जी के जल से ही जीवित है और नर्मदा के जल के सेवन के बावजूद भी ये व्यक्ति इस तपती गर्मी में पूरी तरह से स्वस्थ है। राज्य सरकार ने इस संत पर शोध करवाना शुरू कर दिया है और सरकार इस बात पर भी शोध कर रही है कि आखिर कोई शख्स बिना भोजन किए कैसे पूरी ऊर्जा के साथ जिंदा रह सकता है। भैया जी सरकार के शरीर के वैज्ञानिक परीक्षण के लिए ब्लड के सैंपल लिए गए हैं और इसके साथ ही उनके शरीर के दूसरे अंगों की भी जांच की जा रही है। ये हमारा व्रत जो है, ये साधना जो है, वो जहाँ एक तरफ प्रकृति केंद्रित जीवन शैली और व्यवस्था के लिए है कि प्रकृति के समीप कैसे बेहतर जीवन को जिया जा सकता है, और माँ नर्मदा पर और प्रकृति पर केंद्रित ये साधना है। कारण हमारा जीवन जो है इन्हीं जीवनदायिनी पवित्र नदियों, जिन्हें हम माँ के रूप में हम मानते हैं, पूजते हैं। आम आदमी को जीने के लिए खाना और पानी की आवश्यकता होती है। बिना खाना और पानी के मानव जीवन संभव ही नहीं है। भैया जी सरकार के शरीर के अंगों की वैज्ञानिक जांच कर रहे हैं। भैया जी सरकार पर मेडिकल हॉस्पिटल के डॉक्टर ने रिसर्च भी शुरू कर दी है। 1 हफ्ते तक भैया जी सरकार के हर घंटे टेस्ट होते रहेंगे। शुगर, बीपी, हार्ट, पल्स रेट समेत कई तरह के टेस्ट होंगे। भीषण गर्मी में भैया जी सरकार नर्मदा परिक्रमा करेंगे। परिक्रमा के दौरान भी डॉक्टर की एक टीम और एम्बुलेंस उनके साथ हर समय मौजूद रहेगी। शुरुआत की सभी जांच मेडिकल अस्पताल में पूरी हुई है। भैया जी सरकार के साथ अगले 15 दिनों तक यह रूटीन चलती रहेगी। उन्होंने शासन को संभवतः रिक्वेस्ट किया था कि वो जो प्रकृति के साथ रह रहे हैं, वो नर्मदा का जल लेके निराहार रह रहे हैं, उस पर उनके टेस्ट होने चाहिए ताकि इस बात की पुष्टि हो सके कि एनर्जी प्राप्त करने के कोई दूसरे साधन भी हैं। उसी को ध्यान में रख के मेडिकल कॉलेज के जो लोग हैं वो उन्होंने एक टीम बनाई है और उनके पूरे अगले 7 दिन तक जो है उनकी पूरे रूटीन को फॉलो कर रहे हैं और समय समय पर टेस्ट कर रहे हैं। अब उसके जो भी रिजल्ट आएंगे वो मेडिकल कॉलेज वाले बता पाएंगे। भैया जी सरकार पिछले 10 सालों से नर्मदा से जुड़े हुए हैं और नर्मदा से जुड़े मुद्दों को लेकर आंदोलन भी करते आ रहे हैं। कुछ दिन पहले ही भैया जी सरकार ने नर्मदा जी में मिलने वाले गंदे नाले को लेकर याचिका दायर की थी और नर्मदा नदी की शुद्धि को लेकर सड़कों पर आंदोलन भी किया था। इसके साथ ही नर्मदा नदी में होने वाले अवैध उत्खनन को लेकर भी आगे खड़े रहे हैं और अब राज्य सरकार भी उनकी इस रहस्य की गुत्थी को सुलझाने में लग गई है कि केवल नर्मदा नदी का जल पीकर कोई व्यक्ति इतना स्वस्थ और इतना ऊर्जावान कैसे रह सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। और इसी बीच मध्य प्रदेश से किसानों के लिए एक बड़ी खबर मिल रही है, एक अच्छी खबर मिल रही है। मोहन सरकार देगी किसानों को इनाम। अच्छी क्वालिटी की फसल उत्पादन पर मिलेगा ये इनाम और बायो फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने वाले किसानों को मिलेगी सरकारी मदद। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दिए विभागीय अधिकारियों को ये निर्देश। तो मध्य प्रदेश के किसानों के लिए ये एक अच्छी खबर है। मोहन सरकार देगी किसानों को इनाम। किसानों के लिए मोहन सरकार का मिलेगा अब तोहफा। किसानों को इनाम मिलेगा। अच्छी क्वालिटी की फसल उत्पादन पर यह इनाम दिया जाएगा। वहीं बायो फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने वाले किसानों को मिलेगी सरकारी मदद और सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ये निर्देश दे दिए हैं विभागीय अधिकारियों को।